अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 46। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसका हाफ पार्ट जो था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उम्मीद है कि इसकी हाफ पार्ट की आप लोगों को अच्छी से समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं, इसका नेक्स्ट हाफ पार्ट जो है वो स्टडी करते हैं। सो इक्वेशन 2.24 तक जो था वो हम लोग स्टडी कर चुके थे। इससे आगे जो है वो हम लोगों ने अभी स्टडी करना है। जी, तो थोड़ा सा जो है ना वो मैं इसका प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा था वो मैं रिवाइज़ करता चलूँ कि इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि एक रिजिड बॉडी है आपके पास, जिसके ऊपर दो तरह की फोर्सेस जो हैं वो अमल कर रही हैं। एक है एक्सटर्नल फोर्स और एक है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था कि वो आलमोस्ट ज़ीरो होती है, और इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया था। तो लास्टली फिर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनी थी वो कुछ इस तरह से बनी थी, F(ext) इज़ इक्वल टू समीशन mi(ai). ठीक है, यहाँ तक जो था वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो बनी थी। अच्छा, इसके आगे जो है वो अब हम पढ़ते हैं। फ्रॉम 2.1.3 वी नो दैट summation mi(ai) is equal to mac, where r double dot c is equal to ac is the acceleration of the center of mass. Hence equation 2.24 can be written as जी। तो इसमें वो कहता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी आई थिंक 2.1.4 में, वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी समीशन mi(ai). इसी टॉपिक में हमने पढ़ा था कि समीशन mi को हम जो है वो कैपिटल M के साथ डोनेट कर सकते हैं। ये जो स्मॉल mi है ये डोनेट कर रहा है आयत पार्टिकल के मास को, और आयत पार्टिकल के मास का साथ में सम भी लिया गया है। तो उस टोटल सम को फिर हम कैपिटल M के साथ डोनेट करते हैं, और साथ में ये जो ai है ये डोनेट कर रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसके अलावा आप लोग जानते हैं कि जब पोजीशन वेक्टर का हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जो है वो इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। क्लियर है जी। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, इसको फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं? इस सारे की जगह पे फिर आ जाएगा mac, और आप लोगों को पता है कि जब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसकी इक्वल आती है? वो आ जाती है एक्सेलरेशन के। तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो किस तरह से लिख सकते हैं? वो हम इस तरह से लिख सकते हैं d/dt mvc। ठीक है, ये c क्यों आ रहा है साथ साथ? c इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू दी सेंट्रॉयड है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि m को भी हमने डेरिवेटिव के अंदर ही ले लिया। इसकी रीज़न ये है कि m जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसको डेरिवेटिव के अंदर ले लें या बाहर ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा आपके पास यही इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद है कि वो कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स भी फ़र्ज़ करें ज़ीरो हो जाए। प्रीवियस हमने प्रूव किया था ना कि इंटरनल फोर्स जब ज़ीरो हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनती है। तो अब वो कहता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस भी ज़ीरो हो जाएं तो क्या होगा। तो हमारे पास इसकी जगह पे जब ज़ीरो पुट करेंगे तो यह आ जाएगा ज़ीरो। तो d/dt को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों साइडों पे जो है वो इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी, और जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो कांस्टेंट ज़ीरो की जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगी?
वो आ जाएगी कोई कांस्टेंट नंबर। सो MBC जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इसका मतलब ये होगा कि जब एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो होंगी तो जो रिजिड बॉडी है उसमें वेलोसिटी भी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और इसके अलावा एक्सेलरेशन भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी उसमें कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं होगी। इसके अलावा उसके अंदर जो रिजिड बॉडी के अंदर जो मोमेंटम पैदा हो रहा होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, और ट्रांसलेशन मोशन मतलब कि जो भी उसमें रिजिड बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें पैदा हो रही होंगी, जो भी क्वांटिटीज़ पैदा हो रही होंगी, वो सारी की सारी जो है वो रिजर्व्ड रहेंगी या कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है जी। इस पैराग्राफ में जो है वो वही बातें एक्सप्लेन की गई हैं जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है इसको। उसके बाद वो कहता है कि फ़र्ज़ करें कि ये जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक इक्वेशन फाइंड की थी, कि जब आप इंटरनल फोर्सेस का और एक्सटर्नल फोर्सेस का सम करते हैं तो वो इक्वल आता है समीशन MI और AI के, ये वाली। अब इस इक्वेशन को लेके हम चलने लगे हैं। क्या करेंगे इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ कुछ देखिएगा। इस इक्वेशन के साथ हम लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी पोजीशन वेक्टर RI के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेने लगे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लेने लगे हैं, हम जो है वो अब इक्वेशन ऑफ मोशन को एक नई फॉर्म में जो है वो चेंज करने जा रहे हैं। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा RI क्रॉस FI EXT प्लस समीशन JRI क्रॉस FIJ इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू MI RI क्रॉस AI। ठीक है जी, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया सबके ऊपर। अब क्या करेंगे, अब सम ले लेंगे ओवर ith पार्टिकल के ऊपर। तो जब सम ले लिया तो ये आ जाएगा समीशन IRI क्रॉस FI EXT प्लस समीशन IJRI क्रॉस FIJ इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू समीशन IMI RI क्रॉस AI। क्लियर है जी। अब आप लोगों को याद है कि जब हमने स्टार्टिंग में इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस का सम इक्वल किया था MI और AI के, तो वहाँ पे हमने इंटरनल फोर्सेस को मैथमेटिकली प्रूव भी किया था कि ये इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं, यहाँ पे भी हमें सेम यही टास्क जो है वो करना पड़ेगा, इसको हमें ज़ीरो प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे और इंटरनल फोर्सेस के क्रॉस प्रोडक्ट को ज़ीरो प्रूव करेंगे। तो चलिए ये प्रूव करते हैं इसको। अच्छा, सेम उसी तरह से जैसे R क्रॉस FIJ को अब हमने ज़ीरो प्रूव करना है, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 1/2 समीशन IJ RI क्रॉस FIJ इंटरनल प्लस RJ क्रॉस FJI इंटरनल। ठीक है जी। अब यहाँ पे उन्होंने एक डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है कि वहाँ पे याद है आपको कि सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ पे कि RI क्रॉस FIJ प्लस RI क्रॉस FIJ, पहले इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि I और J जो इंडिसेस हैं, I और J जो इंडिसेस हैं, इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा कि जब हम इंटरचेंज करेंगे तो साथ में जो है वो माइनस का साइन हमें लगाना पड़ेगा। तो जब हमने FIJ को इंटरचेंज किया तो ये बन गया FJI, और साथ में जो है वो हमें जब इंटरचेंज करेंगे तब नहीं साइन लगाएंगे,
जब दोबारा से इसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करेंगे तब हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे जब हमने लगाया FJI, तो जब हमने इसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में चेंज किया FIJ में, तो साथ में जो है वो हमें क्या लगाना पड़ा, माइनस का साइन। ठीक है जी। अब यहाँ से देखें कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से जो है वो हमारे पास समीशन भी कॉमन आ रहा था और वो भी कॉमन ले लिया, और FIJ भी कॉमन आ रहा था, वो भी कॉमन ले लिया। तो बाकी यहाँ पे क्या बचा, RI माइनस RJ, यही बचा ना। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि R और R दो सेम वेक्टर्स हैं। इस तरह से एक फ़र्ज़ कर लें ये है RI और एक दूसरा वेक्टर है सेम उसी की जो है ना वो मैग्नीट्यूड का, उसका नाम है RJ। ठीक है। अब RJ के साथ माइनस का साइन है, तो उसका मतलब क्या होगा कि RJ की जो डायरेक्शन है वो RI के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो किस तरह से लिखेंगे फिर इसको, RI ये हो गया और RJ जो है वो ये हो गया। दोनों जो वेक्टर्स हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन सिर्फ क्या है, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। तो जब दो वेक्टर्स सेम हों और डायरेक्शन में ऑपोजिट हों तो इनका जो सम है वो हमेशा ज़ीरो आता है। ये आप लोगों ने जब वेक्टर्स की बेसिक्स पढ़ी होंगी तो लाजमी तौर पर यह भी साथ पढ़ा होगा कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के बिल्कुल सेम हों लेंथ वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन सिर्फ क्या हों, डायरेक्शन में ऑपोजिट हों, तो उनका सम हमेशा ज़ीरो आता है। क्लियर है जी। तो जब इनका सम जो है करेंगे यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो पुट करेंगे तो ये सारी की सारी जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। तो इसकी जगह पे जब हम ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पे, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बच जाएगा ये टर्म और ये टर्म। तो उसको जो है वो नीचे उतार लें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास समीशन RI क्रॉस FI EXT इज़ इक्वल टू समीशन MI RI क्रॉस AI। उसके बाद है कि ये जो हमारे पास RI क्रॉस FI EXT है, इसको हम कैपिटल G के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हमने इसको कैपिटल G के साथ रिप्रेजेंट किया तो ये आ गया GEXT और राइट हैंड साइड पे आ गया समीशन MI RI क्रॉस AI। क्लियर है जी। अब इस AI को दोबारा से अगर हम दोबारा से हम वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो बाहर हमें जो है वो क्या लगाना पड़ेगा, बाहर हमें डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा समीशन MI RI क्रॉस BI। ठीक हो गया जी। अब ये जो MI है ये आप लोगों को पता है कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इसकी किसी भी जगह पे ले जाएं, इसकी जो क्वांटिटी है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट में शामिल ही नहीं होगा, तो इसको जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब हम MI को उठा के BI के साथ ले गए तो ये आ गया d/dt समीशन RI क्रॉस MI BI। ठीक है। और आप लोगों को पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है, अच्छा आप लोगों को पता है कि MI और BI जो हैं ये किसको डोनेट करते हैं, ये लीनियर मोमेंटम को डोनेट करते हैं। और ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है RI क्रॉस P और साथ में आ जाएगा समीशन d/dt। ये स्टेप यहाँ पे नहीं किए हुए, ये आप लोग सेपरेट लिख लीजिएगा। ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम को जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ R एंड P, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड P इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। और इसको डोनेट जो है वो किसके साथ करते हैं, L के साथ। तो इस सारे की जगह पे फिर हमने क्या लगा दिया, L। ठीक है। और जब LI को जो है वो हमने सम ओवर किया I के साथ, तो ये आ गया आपके पास dL/dt। ठीक है जी। सो फाइनली आपके पास जो है वो क्या आ गया आंसर, फाइनली आपके पास जो है वो आंसर आ गया dL/dt इज़ इक्वल टू GXT।
मतलब कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसको हमने एक और फॉर्म में तब्दील कर दिया, जिसमें जी(xt) जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टॉर्क को या मूवमेंट को, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से पैदा हो रही है। अच्छा, उसके बाद है जी कि जो आप लोगों ने कैलकुलेशंस की हैं उसको बताया गया है कि हमारे पास जो RI क्रॉस FI था उसको हमने किसके इक्वल लेट किया, तो वो हमने शुरू में बता दिया था मैंने आपको कि उसको हमने कैपिटल G के इक्वल लेट किया था। उसके बाद है कि जब फाइनली आप लोगों ने फिर दो तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फाइंड की। एक जो थी वो इन दी फॉर्म ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और दूसरी जो थी वो इन दी फॉर्म ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। सो दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप लोगों के सामने इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। तो सेकंड जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने फाइंड किया है dl/dt इज़ इक्वल टू g(xt), इसका मतलब क्या है कि जब एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी सिस्टम का वो क्या आ जाएगा, वो भी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जो टॉपिक डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अच्छी से समझ आई होगी।